I'm Pratima Singh. Welcome to our channel Carefree Study Point. स्टूडेंट क्लास 9th के साइंस के तीसरे चैप्टर का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु एवं अणु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम्स यानी परमाणु। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि द्रव्य के छोटे छोटे टुकड़े करते जाने पर एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। महर्षि कणाद ने कहा कि अगर हम कोई पदार्थ लेते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाते हैं जब तक कि हमें ऐसा कोई सूक्ष्मतम कण ना मिल जाए जिसे विभाज्य करना संभव ना हो, तो इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान ने माना था कि कण सामान्य रूप से संयुक्त अवस्था में रहते हैं। ये द्रव्यों को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। पकुधा कात्यायान ने क्या कहा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये संयुक्त रूप से रहते हैं और किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं या फिर उसके स्वरूप को बनाते हैं। ये द्रव्यों को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने अविभाज्य कण को परमाणु कहा था, यानी ऐसा कण जिसे विभाज्य ना किया जा सके। स्टूडेंट्स, जितने भी वैज्ञानिक थे सबका ये मानना था कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाज्य या फिर काटा ना जा सके उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवोसिए तथा जोसेफ एल प्राउस्ट ने निम्नलिखित रासायनिक संयोजन के नियम प्रतिपादित किए। इसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर रहता है। स्टूडेंट्स, अगर हम कोई अभिकारक लेते हैं जैसे CaO है जिसे कैल्शियम ऑक्साइड और H2O यानी जल है, अगर इसे हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना पानी। तो स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा, हमने जितना अभिकारक लिया है सेम उतना ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया करवाने के बाद उत्पाद का होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए आगे देखते हैं। स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में मिले होते हैं। जैसे यौगिक जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। स्टूडेंट्स, आप जल लेते हैं, चाहे वो कुएं का जल हो या फिर किसी हैंडपंप का जल हो या फिर किसी नदी का जल हो, तो सभी का रासायनिक संरचना ये सेम ही होगा। एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन क्रिया करते हैं। ठीक है, ये संरचना नहीं बदलती है चाहे आप कहीं से भी किसी भी स्रोत से जल प्राप्त करते हैं, और इनका अनुपात 1:8 होता है। ये क्या है, ये हम लोग आगे की वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वे तत्व या यौगिक या मिश्रण हो, परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। द्रव होता है लिक्विड और द्रव्य होता है कोई पदार्थ। ठीक है, चाहे वे तत्व या यौगिक या मिश्रण हो, परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगला है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही इनका विनाश होता है।
इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का रासायनिक अभिक्रिया देखा, जिसमें क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसमें जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान आपके उत्पाद का होता है, यानी उसमें कोई अंतर नहीं होता है। और वैसे ही उसमें जितने भी परमाणु होते हैं, यानी अभिकारक में जितने परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु आपके उत्पाद में होते हैं, यानी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम कोई पदार्थ लेते हैं, कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ लेते हैं, तो उसके परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है, यानी इसके जितने भी आप टुकड़े करेंगे सभी टुकड़े का रासायनिक गुणधर्म और उसका द्रव्यमान बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई सोना लिया है और उसके कई छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो इसमें कोई कण हमको ऐसा मिलेगा जो सिल्वर यानी चांदी का होगा, इसके सारे कण, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि अगर हम अलग अलग पदार्थ लेंगे, यानी हमने सोना लिया है, चांदी लिया है और लोहा लिया है, तो हर एक पदार्थ के जो परमाणु होंगे वो अलग अलग गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के होंगे, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। जो परमाणु होते हैं वो परस्पर संयोग करके छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ एटम्स यानी परमाणु का आकार। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर यानी nm में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर होता है। यानी किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी और सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होती है, जिसकी त्रिज्या नैनोमीटर में मापा जाता है और 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर होता है, ठीक है। सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। उन्होंने तत्वों के परमाणु को एक ऐसे प्रतीक में व्यक्त किया था जिससे उस तत्व की एक निश्चित मात्रा का बोध होता था। बाद में बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो इन तत्वों के नामों के पहले एक या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था, जैसे हाइड्रोजन को H से, कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O से आदि। वर्तमान में IUPAC नामक वैज्ञानिक संस्था द्वारा अनुमोदित प्रतीकों को मान्यता प्राप्त है। स्टूडेंट्स, जितने भी तत्व हैं इनको हम उसके पूरे नाम से नहीं बल्कि उसे किसी सिंबल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H से और कार्बन को इसके पहले अक्षर यानी C से, ऑक्सीजन को इसके पहले अक्षर यानी O से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवाना है या फिर कहीं भी उसे व्यक्त करना है तो हम इतना लंबा नाम ना लिखकर उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो सके, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोग आवर्त सारणी को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और उसके जितने भी पदार्थ हैं उसमें उसके प्रतीकों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान। प्रत्येक तत्वों का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। क्योंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना कठिन था, इसलिए रासायनिक संयोग के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। किसी तत्व के सापेक्षिक द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 समस्थानिक के
एक परमाणु के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। स्टूडेंट्स, किसी भी पदार्थ को मापने के लिए हमें एक मापन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हमारे पास कुछ फल है, उसे हमें मापना है तो हम क्या करेंगे, तराजू में एक साइड में हम फल रखेंगे और दूसरे साइड में उसे मापने के लिए कोई एक बट्टे को रखते हैं। वो आधे किलो का हो सकता है या फिर 1 किलो का हो सकता है, और फल को मापते हैं कि वह 1 किलो का है या फिर आधे किलो का है या फिर इसका दूना है या उसका आधा है। आप इस बट्टे के हिसाब से मापते हैं, यानी हम बट्टे के सापेक्ष फल को माप रहे हैं कि यह इसका आधा है या इसका दूना है। उसी प्रकार से परमाणुओं को मापने के लिए हमने कार्बन 12 को लिया है और इसी के सापेक्ष हम परमाणुओं के द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक टेबल है जिसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ तत्व हैं और उनका परमाणु द्रव्यमान आगे दिया गया है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सल्फर का 32, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23 और मैग्नीशियम का 24 होता है, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU कहा जाता है। यानी जितने भी परमाणु होते हैं, परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग AMU यानी कार्बन के 1/12वें भाग का प्रयोग करते हैं, परंतु वर्तमान में IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, परमाणु का अस्तित्व। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। स्टूडेंट्स, परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, इसलिए वे क्या करते हैं, वे संयुक्त रूप से संयोग करके परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं और यही अणु इकट्ठे होकर जब संयोग करते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यानी अणु। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं तथा जो उस यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, जो परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, वे दूसरे परमाणुओं से संयोग करके अणु बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ संयोग करके जल का अणु बनाता है और यह उस यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। यानी जो जल का अणु होता है वह जल के अलग अलग अन्य अणुओं का गुण प्रदर्शित करता है और ये सारे अणु जब इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो जल का निर्माण होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा बनते हैं। एक परमाणु से बने अणु को एक परमाणु कण कहते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम आदि। 2 परमाणु से बने अणु को द्विपरमाणु कण कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं, तो वे अपने ही प्रकार के दूसरे परमाणु से संयोग करके एक अणु बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन अपने ही प्रकार के दूसरे परमाणु से क्रिया करके O2 बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है परमाणुकता। किसी अणु में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई अणु है तो उसमें जितने परमाणुओं की संख्या होगी वह उस अणु की परमाणुकता कहलाएगी। अगर किसी अणु में 4 परमाणु हैं तो यह उस
अणु की परमाणुकता कहलाएगी। यानी इस अणु की परमाणुकता कितनी है? 4। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में जरूर प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।